चलिए, बस्ती अपन ने कुछ कुछ पॉइंट डिस्कस किए थे, देखते हैं। बस्ती या निरूप बस्ती के कर्म या उसके गुण देख रहे थे लास्ट ऑडियो में। जहाँ तक ऑडियो मेरे हिसाब से हुआ था, बस्ती के गुण थे उसमें, है ना। निरूप बस्ती के गुण वाला ऑडियो, ये गुण इंपॉर्टेंट है क्योंकि कुछ चीजें इसमें अनुवासन बस्ती से कंफ्यूज करती हैं अपने को। चीजें वो एक एक उठा के पूछता है। जैसे बस्ती वया स्थापयित्वा, तो वया स्थापिता तो ठीक है क्योंकि वया स्थापन करने के कारण इसको स्थापन बोलते हैं, तो लगा दो क्या। सुखायु बलाग्नि मेधा स्वर वर्ण कृत, बहुत इंपॉर्टेंट है। सुखायु बल वर्ण मेधा स्वर वर्ण कृत को अपन समझते हैं कि अनुवासन होगी क्योंकि स्नेहिक है ना। लेकिन सुख आयु बल आग्नि, सुख आयु कब होती है, जब आयु स्थापित होगी, मतलब आस्थापन। आस्थापित जब रहोगे, आपकी आयु जब स्थापित रहेगी तभी तो सुख आयु हो पाएगा। मेधा स्वर वर्ण कृच, मेधा स्वर और वर्ण कब अच्छे रहेंगे, जब आपकी आयु अच्छे से स्थापित रहेगी। सर्वार्थकारी, वेरी इंपॉर्टेंट। और शिशु वृद्धियों नाम निरत्या, शिशु और वृद्ध दोनों के लिए ही निरत्या होती है। ये पढ़ के अपन लगा देते हैं कि अनुवासन होगी, क्योंकि निरत्या वृद्ध शिशु को अपन देते नहीं है, वृद्ध को अपन देते नहीं है, ऐसा सोच लेते हैं। लेकिन निरु शिशु और वृद्ध दोनों के लिए निरत्य होती है, तो निरत्य से निरु उठाना, निरत्य से निरु हो, ऐसा याद है। सर्वार्थकारी, सभी अर्थ को देने वाली। शिशु वृद्धियु नाम, वृद्धियु में भी देखो निरु आ रहा है, यू से यू याद रखना। शिशु वृद्धियु नाम निरत्या, और निरत्या में निरु है ही। सर्व गदा पहश्चा, सभी गद को हरती है। सर्व सर्वाधिकारी दोनों निरु है। विट श्लेष में पित्त अनिल मूत्र करशी, करशी है। ऐसे ही आपने विरेचन में पढ़ा था, विट श्लेष में पित्त अनिल मूत्र, पर वहां कोई सीक्वेंस नहीं था। वहां पहले पित्त आ रहा था, फिर अनिल कफ आ रहा था, फिर पित्त आ रहा था, ऐसा है। यहाँ पे विट श्लेष में पित्त अनिल आ गया तो आप सीक्वेंस से उठा लेना कि पहले श्लेष में आ ही नहीं सकता विरेचन में, इसलिए किसमें आ रहा है, निरूवण बस्ती में। और कर्षण करके कौन निकालती है, निरू, इसलिए कर्षी से उठा लेना। दाढ़ल्यावह शुक्र बल प्रदश्चा, शुक्र बल को प्रद करने वाली या देने वाली कौन है, अनुवासन ना होकर स्थापन है, क्योंकि आयु की स्थापना जब तक रहेगी जब तक आपका शुक्र और बल स्ट्रॉन्ग रहेगा, है ना। शुक्र बल आयु बढ़ाता है, ऐसा याद रखना।
विश्वक स्थितम दोष च सर्वान विकारान शमयेत निरूह। दोष संचय सर्वान विकारान शमयेत डैश कर देता है निरूह अनुवासक, वमन या विरेचन, ऐसे ऑप्शन देते हैं। सभी विकारों पे कौन काम करेगी? बस्ती, है ना। सर्व सर्व पढ़ाई है अपन। दोष के अनुसार निरूह बस्ती देखना था, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। दोष के अनुसार निरूह बस्ती, कौन से दोष में निरूह कैसी देना है? तो एक को अपकर्षित अनिलम, मतलब एक अनिल पे काम करती है, अगर केवल एक दी तो वात पे काम करेगी। स्वमगति पित्तम, द्वितीय स्तु कफ तृतीय, है ना। पित्तम में द्वितीय स्तु आती है और कफ पे आती है तृतीय। मतलब निरूह पहली दोगे एक, वात में तो एक ही लग जाएगी, पित्त में दो और कफ में तीन। अब एक चीज से समझो इसको कि निरूह बस्ती किसकी चिकित्सा है? निरूह बस्ती प्रोडोमिनेंटली वात की चिकित्सा है ना। तो वात पे अगर काम करवाने के लिए आपको दे रहे हो बस्ती, तो आपको एक ही बस्ती देनी पड़ेगी, क्योंकि डायरेक्ट वात पे काम करेगी ना, क्योंकि उसी के लिए बनी हुई है। तो वात के लिए तो एक बार में पहुंच गई। पित्त की चिकित्सा एग्जैक्ट बस्ती नहीं है ना, लेकिन आप पित्त में दे रहे हो, उसके द्रव्य मिला के क्षीर वीर सिद्ध बस्ती दे रहे हो, तो पित्त के लिए आपको दो देना पड़ेगा। पहले तो वात पे जाएगी, फिर दूसरे नंबर पित्त पे जाएगी, और तीसरे नंबर पे कफ आता है। तो कफ में आप लेखन बस्ती देना चाह रहे हो, तो आपको तीसरी बार में जाएगी वो कफ में, क्योंकि पहला वात आएगा, फिर पित्त आएगा, फिर कफ आएगा। ऐसा तो वात पित्त कफ 1 2 3 याद रखना निरूह बस्ती के लिए। प्रथम देह बस्ती क्या करती है? देखो, स्वमार्ग से वायु को निकालेगी, स्वमार्ग से वायु को निकालती है। द्वितीय पित्त को बाहर निकालती है और तृतीय कफ को बाहर निकालती है ना। तृतीय कफ, वात पित्त कफ 1 2 3। पूतो यवानी कल्प का क्या रेफरेंस है? अष्टांग हृदय कल्प 4। पूतो यवानी कल्प ये है कि अगर आपको कहीं कोई बस्ती में या किसी भी चीज की बस्ती आप दे रहे हो, उसमें आपको कल्क नहीं पता क्या मिलाना है, या वर्णित ही नहीं है कल्क क्या मिलाना है, तो आप अनुक्त से ये कल्क हर जगह ले सकते हो। ये कल्क हर जगह चलता है। कौन सा? पूतो यवानी फलविल्व कुष्ठ बचा शतावा घन पिपलीनाम। इतने द्रव्यों का कल्क है, इनमें से कोई भी द्रव्य ले लो, आप उसका कल्क ले लो। पूतो यवानी फलविल्व कुष्ठ बचा शतावा घन पिपलीनाम, अच्छा याद रखना। यदि कहीं कल का उल्लेख ना हो तो अष्टांग हृदय के पूतो यवानी कल का प्रयोग करना चाहिए अनुक्त में। कहीं भी कल्क नहीं है तो ये डाल दो बस्ती में। बस्ती में औषधों को मिलाने का क्रम क्या होता है? तो पूर्वी दद्यान मधु संदवम तू स्नेहनम विनिर्मथत तनो अनुकल्कम, है ना। चरक सिद्धि 3 में क्या बोलते हैं चरक? पूर्वी दद्यान मधु संदवम, है ना। सबसे पहले अपन मधु संदव कूटते ही हैं, उसके बाद उसमें थोड़ा सा स्नेह डालते हैं, फिर उसको मथते हैं, और आखिरी में कल्क डालते हैं, है ना। तो मधु लवण स्नेह कल्क और क्वाथ द्रव्य में डालकर बस्ती यंत्र द्वारा प्रयोग करना चाहिए। मधु लवण स्नेह कल्क और क्वाथ, है ना। योग रत्नाकर ने बहुत अच्छा श्लोक बोला है इसके लिए। माक्षिकम लवणम तैलम कल्कम क्वाथम इति क्रमात्, लिख लो। माक्षिकम लवणम तैलम कल्कम क्वाथम इति क्रमात्। उन्होंने भी वही बोला, माक्षिक बोला मधु को, माक्षिकम लवणम तैलम मतलब स्नेह, और कल्कम क्वाथम, लास्ट में क्वाथ, फिर कल्क। ये इसका क्रम है। निरूह बस्ती की मात्रा अगर देखें तो निरूह बस्ती की मात्रा दो तरीके से होती है, दो तरीके से याद करना है। एक तो मात्रा याद कब तक करना है? 1 से 18 तक याद करना है, ऐसे समझो। 1 से 18 को 2 में डिवाइड किया अपन ने, है ना। 1 से 12 और 12 से 18, ऐसा, क्योंकि 12 वर्ष तक बाल्यावस्था रहती है। तो 1 से 12 और 12 से 18 ऐसे दो याद रखना। अब एक वर्ष में कितनी आधा प्रतिशत याद रखनी पड़ती है, बस एक याद रखो। आधा प्रतिशत से स्टार्ट है, मतलब एक वर्ष में आपको एक आधा प्रतिशत देनी है, और 12 तक आधा आधा बढ़ाना है। देखो 12 लिखा ही है, 12 आंसर में लिखा है, 12 मतलब 1 और 2, है ना। और तो 12 तक आधी बढ़ाना है, 1 और 2 के बीच में एक अपॉन डाल दो, बस ऐसे याद रहता है। ये कंफ्यूजन होता है कि आधी कब बढ़ाना है और 1 कब बढ़ाना है ना। तो 12 तक आधी आधी बढ़ाओ, 12 तक उसी को बीच में डिवाइड कर दो। 12 तक आधा आधा प्रतिशत बढ़ाना है। 12 तक अगर आधा आधा प्रतिशत बढ़ाओगे तो कितनी हो जाएगी 12 वर्ष में? कितनी हो जाएगी? 6%, है ना। 6%। और 12 के बाद 18 जब करना है तो फिर वहां पे अब बड़ा हो गया बच्चा, 12 के बाद तो 1-1% बढ़ा दो। तो 12 के बाद देखो, फिर 18 वर्ष तक प्रतिवर्ष 1-1% बढ़ाना है। 18 में कितनी हो जाएगी? 12%। ऐसा सीधा सीधा है। अब इसको ये तो समझने का तरीका हुआ कि बचपन है तो आधा आधा बढ़ाओ, 12 के बाद 1-1 बढ़ाओ, इससे भी याद रहता है, इजी है। नहीं याद रह रहा है तो कुछ मत करो, जो भी आपको एज आई है ना,
जो भी आपको एज आई है, अगर वो 12 से कम है तो आप उसको कुछ मत करो, अपॉइंट टू करके लिख दो, कुछ भी नहीं करना। 12 तक की अगर एज है ना, 12 तक या 12 से पहले, तो उसको अपॉइंट टू कर दो, क्योंकि 12 वर्ष की तो याद रहती है सबको, 12 में 6 होता है। 12 तक की एज को अपॉइंट टू कर देना, और 12 के ऊपर अगर एज आती है तो उसको -6 कर देना, बस आपका आंसर ऐसे ही आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर उसने पूछा 10 वर्ष की आयु में बस्ती की मात्रा कितनी, तो 10 वर्ष कहाँ आता है, 12 से कम, तो 10 अपॉइंट टू कर दो, 5% हो गई। ऐसा सपोज 14 वर्ष की आयु में बस्ती की मात्रा कितनी, तो 14 -6 कर दो, 14 -6 कितनी, 8% हो गया। ऐसा तो 12 तक है तो 12 -6 अपॉइंट टू कर दो, 12 के ऊपर है तो क्या करोगे, जो भी उम्र है उससे -6 कर दो, बस। अब चलते हैं 18 वर्ष में कितनी हो गई, 12% या अडल्ट की मात्रा है, ये चलेगी पूरे 70 तक, है ना, 70 तक 12 ही रहेगी। 70 के बाद फिर से आदमी वृद्ध होने लगता है तो मात्रा 10% करना है, ये इंपॉर्टेंट है। मतलब 16 वर्ष के बराबर कर दो। देखो 16 वर्ष की कैसे निकालोगे, 16 12 से ऊपर है तो 16 में से 6 माइनस कर दो तो 10 आ गई ना, 10% होती है। तो 10 वर्ष के बराबर मात्रा कर देनी चाहिए 70 के बाद, इंपॉर्टेंट है। तो 16 वर्ष के बराबर, इसको याद रखना है, कुछ ही नहीं करना आपको, सिर्फ एक चीज याद रखना है, दो, एक वर्ष में मात्रा कितनी, ½ और 70 वर्ष में कितनी रखना है, तो 16 वर्ष के तो बस। ये सीधी सीधी मात्रा है इनकी। फिर निरूबस्ती देखते हैं, चरक अनुसार सुश्रुत अनुसार औषध द्रव्यों का क्वाथ, क्या क्या चीज उसमें मिलाना है, क्वाथ कैसे बनता है। तो क्वाथ 1/5 भाग, ठीक है। वातज प्रकृति में स्नेह अगर है तो चौथाई है, पित्तज में है तो पित्तज या स्वस्थ, याद रखना, क्योंकि पित्तज हमेशा मीडियम रहता है, पित्तज व्यक्ति हो या स्वस्थ व्यक्ति हो तो उसमें 1/6, और कफज व्यक्ति में स्नेह कितना लोगे, 1/8, बहुत कम। तो स्नेह तो अपने को पता है ऊपर से नीचे कम हो जाता है, 4 6 8, और क्वाथ कितना लेना है, 5 भाग, ठीक। सुश्रुत ने क्या चेंज किया, देखो स्वस्थ में क्वाथ उनने 1/4 भाग ले लिया, 5 की जगह, ये इंपॉर्टेंट। सुश्रुत ने 1/4 भाग लिया, और स्वस्थ में स्नेह उनने 1/5 भाग लिया, जबकि चरक ने 1/6 लिया। चरक ने देखा ना ऊपर अपन, स्वस्थ में या पित्त में 1/6 लिया, इनने 1/5 लिया। और तीनों दोष प्रकोप में कल कितना लिया सुश्रुत ने, 1/8, तो कल 8, याद रखना। है ना, तो 4, स्वस्थ व्यक्ति में क्वाथ कितना, चरक से 1 कम 4, और स्नेह कितना लिया, चरक का 6 था तो सुश्रुत का 5, और तीनों दोष प्रकोप में कल कितना, 8। शेष पूरा चरक के समान बताया। द्वादश प्राशतिक निरूबस्ती, इसको द्वादश प्राशतिक ही क्यों बोलते हैं, क्योंकि द्वादश प्राशतिक एक अडल्ट की बस्ती डोज है, उसी को लेंगे ना अडल्ट का। चरक ने उनके अलग से बताया है कि 12% समझ लो आपकी प्रस्ती है, तो उसमें आप कितना कितना लोगे। तो क्वाथ आपको लेना है 5%, इतना में 5, इसमें 5, क्वाथ पूरे 5% दिए, ठीक। कल का अगर देखो तो कल की 1-1% है, कोई दिक्कत नहीं। स्नेह जो है वो वात पित्त कफ के अकॉर्डिंग हो जाएगा, वात में 3 है, 2 है, 1.5 है ना, तो 3, तो पित्त में 2, कफ में 1.5 हो जाएगा, कम है। मधु इसका उल्टा हो जाएगा, तो 1.5 को ऊपर ले जा लेना, 1.5 2 3 हो जाएगा। और सेंधव का इंपॉर्टेंट है, सेंधव 1.5 2 1.5 रहेगा, है ना। सेंधव कितना लेते हैं अपन, 1.5 या 2 चम्मच, ऐसे याद रखना। तो वात में भी कम, कफ में भी कम, पित्त में ज्यादा ले सकते हैं, 1.5 2 और 1.5%, अगर द्वादश प्राशतिक में पूछा तो, ठीक। ये चरक का सीधा सीधा कंसेप्ट है, कोई दिक्कत नहीं। सुश्रुत के क्वाथ में चेंज हो जाएगा, क्योंकि सुश्रुत ने 1/4 बोल दिया था, 4% है। स्नेह सुश्रुत का 3% है ना, सब मिला के। मधु सुश्रुत का 2% है, कल्क सुश्रुत का 1%, प्रक्षेप द्रव्य 2%, है ना। और सैंधव एक कर्ष बता दिए हमने, सब स्पेसिफिक बता दिए। एक कर्ष चंद्र लवण अधिक बताया है, एक कर्ष अधिक होता है ना। तो ये चेंजेस हैं सुश्रुत में, कि कषाय हमने 4 कर दिया, स्नेह को 3% माना चरक जैसा, है ना। मधु को उनने कितना बोला, 2%, है ना, पित्त वाला। कल को 1% चरक जैसे ही है। प्रक्षेप द्रव्य 2% है, ये भी ठीक है। और सेंधव को 1 कर्ष, याद रखना, सुश्रुत का कर्ष। निरूहण की मात्रा देखें
तो उत्तम होती है 24 पल, मध्यम होती है 12 पल, अवर होती है 6 पल। देख लेना, पल मतलब एक प्रतिशत में 2 पल होते हैं। एक प्रतिशत में 2 पल, 24 पल में कितने, 12% ही तो होंगे ना। तो उत्तम मात्रा 24 पल या 12%, मध्यम 12 पल मतलब 6%, और अवर 6 पल मतलब 3%। ऐसा आया समझ में? पल याद रखना, अपने को 12% याद है, तो 12% जो है वो उत्तम मात्रा है अनुवासन बस्ती की, उससे ज्यादा नहीं देनी। उसकी आधी कर दो मध्यम, उसकी भी आधी कर दो अवर। अगर पल में कन्वर्ट करना है तो उसको आधा कर देना प्रतिशत से, बस। 1% बराबरी 2 पल, याद रखना। शारंगधर ने क्या बोला देखो, उत्तम मात्रा होती है 1/4 प्रस्थ, 1/4 प्रस्थ 80 तोला, मध्यम होती है 1 प्रस्थ, है ना, और हीन होती है 3 कुड़व, कुड़व 48 तोला। ऐसा इनने यूनिट चेंज कर दी है, तो थोड़ा आपको रटना पड़ेगा, है ना। प्रस्थ और प्रस्तुत में बहुत फर्क है, भूलिएगा नहीं, है ना। प्रस्थ को अगर आपने प्रस्तुत कर दिया तो जीवन खराब हो जाएगा, क्योंकि एक प्रस्तुत में 8 तोला होता है और एक प्रस्थ में 64 तोला होता है, 4 टाइम्स का डिफरेंस है, तो धोखे से भी नहीं लगा, है ना। तो सारंगधर उत्तम मध्यम हीन, इनने थोड़ी यूनिट अपनी दिखाई, भाई सारंगधर है, ज्ञाता है रस शास्त्र के, इसलिए इनने क्या किया कि नहीं, हम जरा अलग से बताएंगे। तो उन्होंने बोला प्रस्थ भी है हमारे पास, कुड़ाव भी है, सब है, तो वो दिखा रहे थे, तो इसलिए ने 1/4 प्रस्थ किया उत्तम मात्रा, मध्यम कर दिया 1 प्रस्थ, और हीन कर दिया 3 कुड़ाव। ठीक, ये उत्तम हीन मध्यम मात्रा हुई। स्नेह बस्ती मात्रा के आधार पर 3 प्रकार की होती है, इंपॉर्टेंट है, किसके आधार पर, मात्रा के आधार पर। ये पूछता है स्नेह, अनुवासन और मात्रा जो भेद है ये किसके आधार पे है, तो स्नेह की मात्रा के आधार पे तो है ना। स्नेह की मात्रा के आधार पे 3 स्नेह बस्ती होती है। स्नेह देखो, सुश्रुत क्या बोलते हैं, स्नेह बस्ती को बोलते हैं पादावक्रष्ट, मतलब निरू की चौथाई। निरू की चौथाई कितनी होगी, निरू की मात्रा 12%, अभी बढ़ के आया था, तो उसका चौथाई पार्ट कितना होगा, अपॉन 4, 3, तो 3% या 6 पल, 3 का डबल कर दो। क्लियर है। स्नेह जो है वो चौथाई निरू की। अनुवासन मतलब स्नेह की आधी मात्रा, स्नेह की आधी, तो स्नेह की आधी कितनी, 3 पल, तो ये 6 का आधा 3 हो तो गया, है ना। स्नेह बस्ती जो है वो निरू का चौथा ही है, अनुवासन जो है वो स्नेह की आधी है, और मात्रा देखो स्नेह पान की रस्व मात्रा बराबर, उसको मात्रा बस्ती बोलते हैं, और ये अनुवासन की आधी मात्रा बराबर सुश्रुत बोलते हैं। तो कितनी हो गई, 1.5 पल। सीधा सीधा कंसेप्ट है, एक है स्नेह बस्ती, एक है अनुवासन बस्ती, एक है मात्रा बस्ती। स्नेह बस्ती के ऊपर कुछ नहीं है, इसलिए उसने निरू से ले लिया, तो निरू की चौथाई स्नेह बस्ती हो गई, मतलब 12/4 3%। अब अनुवासन के ऊपर स्नेह था, तो वो स्नेह का आधा पार्ट हो गया, तो स्नेह बस्ती की आधी मात्रा जो भी रहेगी वो अनुवासन बस्ती रहेगी, 3 पल हो गई। मात्रा बस्ती के ऊपर अनुवासन था, तो अनुवासन की भी आधी मात्रा क्या हो जाएगी, मात्रा बस्ती, 1.5 पल हो गया। ऐसे 3 सुश्रुत के तो सीधे याद हो जाते हैं। चरक का बस मात्रा बस्ती बताया हमने कि स्नेहपान की जो रस्व मात्रा बराबर रहती है वो मात्रा बस्ती रहती है, इसको याद रखना। तो नाम में उसके लिखा है मात्रा, रस्व मात्रा मतलब मात्रा बस्ती, ऐसा है। कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स यहाँ डल्लन जी के ऐड हुए हैं, वो देखना है कि स्नेह बस्ती की मात्रा में उन्होंने क्या बोला देखो, उत्तम 6 पल, मध्यम 3 पल, अवर 1.5 पल। स्नेह बस्ती की मात्रा बोली उन्होंने उत्तम मध्यम अवर, तो वो तो अपन पढ़ के भी आए अभी। स्नेह की मात्रा नॉर्मली कितनी है स्नेह बस्ती की, 6 पल, तो मध्यम आधा होगा और अवर उससे भी आधा होगा, है ना। निरू बस्ती का सम्यक योग देखिए कि यश्य क्रमेण गच्छन्ति विट पित्त कफापय कफ वायः, विट पित्त कफ वायवा का क्रम से आना, लाघवा च उपजायेत सनिरूढ़ तमादिशे, सनिरूढ़ तमादिशे, लाघवा च उपजायते, और लघुता आ गई, और ये 3 चीज क्रम से निकल गई, विट पित्त कफ वायवा, है ना। विरेचन में जो सम्यक योग पढ़ा था, विरेचन का जो क्रम था, उसको यहाँ पे कंपेयर करके पढ़ लेना एक बार। क्रमेण गच्छन्ति, गच्छन्ति से याद रख सकते हैं अपन, गच्छन्ति, क्योंकि विरेचन जो है वो विरेचन अपन देते नहीं है, विरेचन टैबलेट देते हैं,
लेकिन निरूबस्ती गच्छन्ति मतलब अंदर जाती है, पहले अपन उसको रूट से जाने देते हैं फिर वापस आती है ना। तो ट्रेवल गच्छन्ति कौन करती है? निरूबस्ती, इसलिए गच्छन्ति वाला श्लोक किसका रहेगा? निरूहण का। तो श्रुत का है ये। देखो, प्रशिष्ट विणमूत्र समीर, भोजन में रुचि, प्रशस्त प्रसृष्ट मतलब विणमूत्र समीर जो है अपान वायु के प्रेरित होने लगेंगे अच्छे से, भोजन में रुचि, अग्निवृद्धि, पक्वाशय में लघुता क्योंकि बस्ती की चिकित्सा है, रोगोपशांति, आरोग्य और बल प्राप्त होना, है ना। प्रशिष्ट विणमूत्र समीर याद रखना। निरूबस्ती का अयोग क्या होगा? नहीं आई अच्छे से तो क्या होगा? स्थिर हृदय गुदा में रुझा, इसीलिए तो नहीं आई, क्यों कहाँ गई? तो फिर वो ऊपर सिर और हृदय तक चली गई, इसलिए वापस ही नहीं आ पा रही है, ऐसे याद रखना। तो सिर हृदय गुदा में रुझा अगर बोलता है तो वो निरूबस्ती है, क्योंकि वो सिर हृदय और हृदय तक पहुंच गई, मतलब ये अयोग के लक्षण है ना, ये वहां तक पहुंच गई इसलिए तो नहीं आई, ऐसा याद रखना। बस्ती लिंग में शोफ प्रतिश्याय, प्रतिश्याय क्यों होगा? मैंने रिलेशन में भी पढ़ाया था, जब नीचे से कोई योग नहीं निकलता तो वो दूसरा रास्ता ढूंढता है, इसलिए ऊपर से निकलेगा, तो प्रतिश्याय है। विकृति का रल्लास और श्वास, हल्लास याद रखना अच्छे से, है ना, क्योंकि वो मुख से निकलने की भी कोशिश करेगा वमन के फॉर्म में। तो स्थिर हृदय गुदा में रुझा से याद रखना, सिर और हृदय में क्या चली गई? बस्ती द्रव्य जो हमारे सिर और हृदय में चले गए, इस कारण वो नहीं आ पा रहे, मतलब अयोग का लक्षण है। निरूबस्ती का अतियोग क्या होगा? विरेचन के समान होगा, कोई दिक्कत ही नहीं है। यहाँ पे स्टाइल आगे पॉइंट लिखिए साइड में कि चरक ने केवल निरूबस्ती का अतियोग को विरेचन के अतियोग के समान माना है ना, दिख रहा है। लेकिन यहाँ स्टाइल आगे लिखिए, वाग्भट ने निरू के सम्यक योग, अयोग और अतियोग तीनों विरेचन के समान माने। आलसी थे, बोले उसके समान ही होगा, दोनों में तो स्टूल ही निकल रहा है, तो क्या दिक्कत है ना। अर्ध ज्ञानी थे इसलिए उन्होंने आधी बात कर दी अपनी। वाग्भट ने सम्यक योग, अयोग और अतियोग सभी किसके समान माने? विरेचन। उसके बाद आते हैं परिहार काल। जितने समय बस्ती दी गई है उससे दुगने समय तक का परिहार करना है, ये आपको पहले से पता है, द्विगुण काल, है ना। निरू विरेचन का परस्पर विराम काल क्या होता है? नरो विरिक्तस्तु निरूह दानम विजर्येत सप्त दिनांत्य अवश्यम, 7 दिन तक उसको नहीं देना है विरेचन, अगर दिया हो तो बस्ती नहीं देना, बस्ती दिया तो विरेचन नहीं देना, 7 दिन का अंतराल होना चाहिए। देखो 7 दिन तक निरूह और 7 दिन तक विरेचन का प्रयोग नहीं करना चाहिए, अगर एक चीज कोई भी दी है तो। पक्षात विरेको वांतस्य ततश्चापि निरूहणम सद्यो निरूढ़ निर्नुवासस्य सप्तरः संतरात विरेचति। सुश्रुत का रेफरेंस भी यही है कि पक्षात विरेको वांतस्य मतलब वमन के 15 दिन बाद विरेचन, 16वें दिन निरूहण और निरूहण के तुरंत बाद अनुवासन, है ना। इन विरेचन के 7 दिन बाद अनुवासन या निरूहण, आया समझ में? विरेचन के 7 दिन बाद अगर अनुवासन निरूप फिर से देना है विरेचन के बाद आपको, तो 7 दिन का वेट करना पड़ेगा, 7 दिन बाद अनुवासन या निरूप। और वमन विरेचन में कितने दिन का फर्क? 15 दिन का। और निरूहण के तुरंत बाद अनुवासन देना, याद रखना। अभी अपन लोग इसके बाद सुश्रुत चिकित्सा का भी पढ़ेंगे, एक बार रीड करेंगे पंचकर्म, तो वहां से भी खत्म करेंगे, है ना। तो 15 दिन और निरूहण के बाद तुरंत अनुवासन, और विरेचन के बाद अगर आपको देना है अनुवासन निरूप 7 दिन का वेट करो। बस्ती प्रत्यागमन काल इंपॉर्टेंट है, बस्ती लौटने के काल को प्रत्यागमन काल बोलते हैं, आपको पता है। आगमन मतलब वापस आना। अनुवासन बस्ती में कितना थोड़ा लंबा रहती है, 3 याम या प्रहर मतलब 9 घंटे तक रहना चाहिए, 3 याम या 3 प्रहर 9 घंटे। और निरू बस्ती में 1 मुहूर्त या 48 मिनट। निरू बस्ती तुरंत आनी चाहिए और आ भी जाती है, तो 1 मुहूर्त कम से कम रुकना चाहिए। निरू बस्ती पश्चात पथ्य क्या होता है? वातज रोगों में मांस रस दे दो, हाँ ठीक है, ग्रहण करेगा। पित्तज रोगों में दुग्ध के साथ दे दो, ये भी ठीक। और कफज रोगों में यूष के साथ दे दो, ये भी ठीक। यूष क्योंकि उष्ण होता है, मसालेदार होता है, तो किसके साथ दोगे? कफ के साथ, ऑब्वियसली। निरूबस्ती का विशेष निषेध कहाँ है? हाँ ये इंपॉर्टेंट, विशेष निषेध, विशेष। राज्यक्षमा, उराचत, क्षीण, मूर्छा, दुर्बल, कुल मिला के मतलब जिसमें धातु क्षय की कंडीशन है या दुर्बल पेशेंट है, उसमें आपको निरूहण नहीं देना है, क्योंकि वो और उसको
निचोड़ के बाहर निकाल देगी, है ना। विशेष निषेध याद रखना। अनुवासन बस्ती का निषेध देखो, उदरी चा प्रमेही चा कुष्ठी स्थूलस्य मानवा, वेरी इंपॉर्टेंट। उदरी चा प्रमेही चा कुष्ठी स्थूलस्य मानवः अवश्यम स्थापी यास्ते नानुवास्य कथ्यचन। सुश्रुत बोलते हैं कि जितने भी आमज रोग हैं या संतर्पण जन्य रोग हैं वहां पे अनुवासन कभी नहीं देना। जैसे उदर, प्रमेह, कुष्ठ, स्थूल, सब आम संतर्पण है, ये भी अंडरस्टूड है। निरूबस्ती के व्यापद या दोष, बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। निरूबस्ती के व्यापद दोष, तो चरक के 12, सुश्रुत के 9 और बस। तो चरक के 12 है, चरक सिद्धि 7 का रेफरेंस है। सुश्रुत के 9 होते हैं नवैता व्यापदो यास्तु निरूहम प्रत्यादुआ, है ना। तो निरूबस्ती के व्यापद या दोष पूछे तो सुश्रुत के 9 लगाएंगे एक बार में। कौन से 12 हैं चरक के? तो अयोग, अतियोगा, नैवाति योगा आद्यमानम क्लम हिक्का प्राप्ति ऊर्ध्वताम प्रवाहिका शिरोअंगर्ति परिकर्तिका परिस्तवश्चा। ऐसा श्लोक है चरक सिद्धि 9, साथ में उसको याद कर लें तो बहुत अच्छी बात हो जाएगी। बहुत इजी है। नैवाति योगो क्लम आद्यमाने हिक्का हित प्राप्ति ऊर्ध्वताम प्रवाहिका शिरोअंगर्ति परिकर्तिका परिस्तवश्चा। सीधा सीधा है, बहुत अच्छे से याद हो जाएगा। नैवाति योगा क्लमाद्यमाने, क्लमाद्यमान हिक्का हित प्राप्ति ऊर्ध्वताम प्रवाहिका शिरोअंगर्ति परिकर्तिका परिस्तवश्चा। और एक बार इसको वमन विरेचन से कंपेयर करना है आप। वमन विरेचन के तो 10 व्यापक पढ़े अपन ने, अयोग के, अतियोग के 3 थे, अयोग के 7 थे, वो उनसे इनको कंपेयर करना है कौन सा वहां है कौन सा यहाँ नहीं है। इतना काम और करना है, देख लेते हैं अपन एक बार, क्योंकि आपसे तो कोई उम्मीद है नहीं मेरे ज्यादा। तो वमन विरेचन के व्यापक जो 10 पढ़े थे अपन ने, 10, 12, 15 चरक पाकबट सुश्रुत के, उसमें देखो आद्यमान है, स्त्राव है, आद्यमान स्त्राव, हृदग्रह, अंगग्रह, स्तंभ, उपद्रव और क्लम, है ना, ये थे। परिकर्तिका, जीवादान और बुधभ्रंश, ये जो थे ये वमन विरेचन व्यापक थे, ठीक है ना। हिक्का विक्का नहीं था वहां पे। ये पूछता है हिक्का वहां था कि नहीं था, तो हिक्का निरूह का व्यापक है, ना कि विरेचन का। ठीक है ना। हृद प्राप्ति अलग है। हृद प्राप्ति मतलब देखो, हृद प्राप्ति के साइड में लिखो हृदग्रह। हृदग्रह जो है वो वमन विरेचन व्यापक है। क्यों है? क्योंकि हृदय प्राप्ति अलग है और हृदग्रह अलग है। हृदय प्राप्ति मतलब किसी चीज का हृदय में प्राप्त होना। तो प्राप्त कौन होगा हृदय में? बस्ती होगी, क्योंकि बस्ती आप नीचे से दे रहे हो, ज्यादा तेज दे दिया, ज्यादा तीक्ष्णता से दे दी तो ऊपर हृदय तक प्राप्त हो जाएगी। विरेचन थोड़ी प्राप्त हो सकता है, वमन थोड़ी प्राप्त हो सकता है। इसलिए हृदय प्राप्ति बस्ती व्यापक है और हृदग्रह जो है वो वमन विरेचन व्यापक है। ऊर्ध्वगमन भी वमन विरेचन का तो हो ही नहीं सकता। ऐसे करके कंपेयर करना है। बाकी अंगग्रह ठीक है, हिक्का लिख लेना अच्छे से स्टार ला के, बस्ती व्यापक है। और परिकर्तिका, वेरी इंपॉर्टेंट, परिकर्तिका दोनों जगह है, वमन विरेचन में भी है और निरूह व्यापक में भी है। ठीक। जीवादान केवल वमन विरेचन में है, बुधभ्रंश केवल वमन विरेचन में है। ठीक, ऐसे कंपेयर करना है एक एक चीज। इसलिए बोल रहा हूँ कि इसका श्लोक याद कर लो, सबसे इजी तरीका। नैवाति योगो क्ल माध्यमाने हिक्का हित प्राप्ति ऊर्ध्वता प्रवाहिका शिरोअंगर्ति परिकर्तिका परिस्त्रवश्चत। बस। सुश्रुत के अनुसार कुल बस्ती व्यापक अगर देखें कुल, तो उनने बहुत अच्छे से सिस्टमेटिकली डिवाइड करके बोला है कि भैया पीड़न के दोष अलग हैं, बस्ती दोष अलग हैं, बस्ती दाता के दोष अलग हैं, सैया दोष अलग है, नेत्र दोष अलग है और द्रव्य दोष अलग है। कैसे समझेंगे? पीड़न के दोष, तो पीड़ा जो है वो चारों तरफ से होती है, ऐसा याद रखना। जब पीड़ा या दुख होता है चारों तरफ से होता है, तो 4। बस्ती के दोष 5 होते हैं, तो बस्ती किसमें आती है? केवल बस्ती बोल रहा हूं मैं, तो बस्ती के दोष होते हैं 5, क्योंकि बस्ती जो है वो पंचकर्म में आती है, ऐसा याद रखना। केवल बस्ती। बस्ती दाता बोल दिया तो दाता 6, दाता कितने हो गए? 6। षट प्रणिधान दोषा, प्रणिधान मतलब दाता, जो देने वाला होता है उसको प्रणिधान बोलते हैं। तो दाता के दोष कितने? 6। मेरे को एक बात बताओ कि बस्ती दाता, देने वाला जो होता है वो कौन होता है? पुरुष ही होगा। और पुरुष कैसा होता है? षड धात्वात्मक, इसलिए दाता के दोष 6 हो गए।
सैया के दोष सैया से 7, सैया 7 याद रखना। नेत्र 1 और 1 होते हैं दोनों साइड तो 11, और द्रव्य 1 से 1 है मार्केट में, इसलिए द्रव्य दोष भी 11। ऐसे सीधे सीधे याद हो जाता है कुल व्यस्ति व्यापक। और 44 उनने वैद्य निमित्त व्यापक बोले, मतलब डॉक्टर की गलती से होने वाले टोटल व्यापक 44 है ना, जिसमें आतुर व्यापक 15, वैद्य के व्यापक 9, वैद्य आतुर दोनों मिला के तो 8 ऐसे। ठीक, याद रखना। आतुर व्यापक 15, वैद्य की केवल 9। इसको याद करने का तरीका कैसा है, 44 वैद्य निमित्त व्यापक को मैं बताता हूँ। अगर आतुर केवल अपने से ही बस्ती दे देगा बिना वैद्य के तो दोष ज्यादा होंगे, तो देखो 15 दोष हो गए। बिना डॉक्टर कैसे अपने आप दे दोगे तो दोष ज्यादा होंगे, तो 15 हो गए। वैद्य अकेला देगा तो वैद्य को कम दोष होंगे, तो 9 दोष हुए, है ना। और वैद्य और आतुर दोनों मिलकर अगर कॉपरेट करके दिलवाएंगे तो कम दोष होंगे, तो 8 हो गए। 15 9 8 ऐसा याद रखना। और ये टेबल है चरक सुश्रुत काश्यप की। बस्ती, एक एक चीज जो बोलूंगा वही अंडरलाइन करना। बस्ती, नेत्र, दाता, इसकी ट्रिकी होती है। बस्ती नेत्र का दाता, ऐसे याद रखना। तो बस्ती दोष, नेत्र दोष और दाता के दोष अलग अलग है। बस्ती नेत्र का दाता। अब चरक क्या बोलते हैं, 8 8 10, सीधा सीधा याद रखो। बस्ती नेत्र का दाता 8 8 10। सुश्रुत ने क्या किया, 5 और 1 6 होता है, तो 1 और 1 में 1 और जोड़ दो, 5 1 6 ऐसा, 5 11 6 हो गए। और काश्यप ने ये 9 6 और 10 ऐसा याद रखना पड़ेगा। तो काश्यप जो है बच्चों के डॉक्टर हैं, बच्चे क्या करते हैं, 9 को उल्टा पढ़ते हैं 6, 6 को उल्टा पढ़ते हैं 9, तो 9 6 और 10। ठीक, ऐसे याद रखने पड़ेंगे। बस्ती नेत्र का दाता, चरक के 8 8 10, सुश्रुत का 5 और 1 6, मतलब 11 और 6, और काश्यप का 9 का उल्टा 6 और 10, क्योंकि बच्चे उल्टा पढ़ते हैं, तो 9 6 और 10 ऐसा रखना है याद। अब बस्ती के दोष कौन से, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है भी। बस्ती के नेत्र देखो, विषम, मासल, छिन्न स्थूल, जालिक वातला, स्निग्धा क्लिन्नश्च तान अष्टौ वस्तीन कर्मशु वर्जयेत। अष्टौ 8 दोष होते हैं। कौन से 8, देखो, विषम और मासल। विषम मतलब इरेगुलर हो, मासल बहुत ज्यादा मास वाली हो, क्योंकि बस्ती जो है वो एक ऑर्गन है, इसलिए मासल किसका दोष होगा, बस्ती का। छिन्न स्थूल विच्छिन्न, बहुत ज्यादा मोटा हो। जाली का मतलब कोई उसमें सिरा जाल पड़े हुए हो। और वातला, वात भरा हुआ हो। बहुत ज्यादा स्निग्ध और क्लीन भी नहीं होना चाहिए, तो स्निग्ध और क्लीन बस्ती होती है। ये बस्ती के दोष है, अलग समझ में आ रहे हैं 8। नेत्र के दोष देखें तो नेत्र के दोष अलग समझ में आएंगे, बहुत ज्यादा छोटा हो बहुत ज्यादा बड़ा हो, तो देखो वही लिखा है, रश्वम दीर्घम तनु स्थूलम जीर्णम शिथिल बंधनम। शिथिल बंधन को स्टार मार्क करके डब्बे में डालो। शिथिल बंधन किसका दोष, बस्ती का या नेत्र का या दाता का, क्योंकि गांठ तो दाता बांधता है, तो ये समझ में नहीं आता शिथिल बंधन किसका दोष है। तो कैसे याद रखेंगे, शिथिल बंध, शिथिल, शिथिल कौन होते हैं, अपने नेत्र होते हैं। अपनी आंख जो होती है वो शिथिल होती है, इसलिए उनको बचाना चाहिए ना। आंखें कैसी होती हैं, शिथिल होती हैं, इसलिए उनको बचा के रखना चाहिए। तो शिथिल बंध नेत्र का दोष है, बस्ती का नहीं, स्टार लगाओ। पार्श्व छिद्रम, पार्श्व छिद्र से पूछता है, पार्श्व अगर गड्ढा हो गया तो किसका दोष, सब लोग बस्ती लगा देते हैं, लेकिन नेत्र में दोष होता है साइड में। पार्श्व छिद्र किसमें होगा, नेत्र में, क्योंकि बस्ती तो बंद गई, नेत्र के पार्श्व में छिद्र होता है। और वक्रम अष्टौ नेत्रानी, वक्र होना भी, ये वक्र तो समझ में आ रहा है, टेढ़ा आड़ा छोटा बड़ा सब ये नेत्र के दोष होते हैं। स्थूल जो है वो दोनों के हैं, देखो स्थूल दोनों के हैं, इसके बस्ती का भी और नेत्र का भी, क्योंकि मोटी बस्ती भी हो सकती है और नेत्र भी मोटा हो सकता है, ये भी ठीक। अब दाता के दोष, तो सवात, सवात मतलब अगर आप बस्ती देने, अगर आपके बस्ती देने के साथ साथ वायु भी प्रवेश हो गई तो ये किसकी गलती है आप बताओ, देने वाले की, है ना। अति द्रुत मतलब बहुत जल्दी में दे रहा है, तो ये भी देने वाले की गलती। उत्क्षिप्त मतलब बहुत ऊपर उठा के दे दी, तो ये भी देने वाली की गलती, है ना। तिर्यक और कंपिता,
कांपते हुए दे रहा है तो ये भी कांप देने वाले की गलती। कंपित क्रिया टेढ़ी गई तो भी उसकी गलती। अति बाह्यम अति बाह्यक मंद अति वेग, मंद दे बहुत ज्यादा कम स्पीड से दे रहा है तो भी देने वाली की गलती, बहुत ज्यादा अति वेग से दे रहा है तो भी देने वाली की गलती। तो दाता के दोष क्लियर समझ में आ रहे हैं। प्रणेतता है ना, अति बाह्यक बहुत ज्यादा बाहर से दे रहा है तो भी देने वाली की गलती। तो पढ़ के आपको सब समझ में आएगा। कंफ्यूज वाला पॉइंट मैंने बता दिए जो कंफ्यूज करेंगे। स्थूल दोनों में है। जीर्ण, जीर्ण पुराना क्या होता है? नेत्र, क्योंकि नेत्र जो होता है धातुओं का बना होता है तो पुराना नहीं होना चाहिए। तो जीर्ण भी नेत्र का दोष है। शिथिल बंधन वेरी इंपॉर्टेंट नेत्र दोष है। पार छिद्र भी नेत्र दोष है। बाकी सब समझ में आ रहा है कौन किसके दोष है, ऐसे याद हो जाएंगे, है ना। उसके बाद देखते हैं कुछ प्रमुख बस्तियां। प्रमुख बस्तियां कौन कौन सी, कुछ नाम है, जैसे पिच्छिल बस्ती, माधुतैलिक बस्ती, युक्तरथ बस्ती, सिद्ध बस्ती, ऐसा। तो प्रमुख बस्ती में सबसे पहले आती है पिच्छिल बस्ती। पिच्छिल बस्ती कंटेंट देखते हैं। पिच्छिल कंटेंट क्या है? बदर, एरावती, लिसोड़ा, शालमली इंपॉर्टेंट है। शालमली को याद रखो क्योंकि ये पिच्छा है। अन्यांकुर में क्षीर छौद्र रक्त मिलाकर, ये इंपॉर्टेंट है। क्षीर छौद्र और रक्त मिलाना है इन द्रव्यों में। क्षीर छौद्र और रक्त तीनों चीज मिलाना है, बनाई गई बस्ती। रोग अधिकार क्या होगा पिच्छा का? जहां पे रोकना है वहां दोगे तो रक्त अतिसार, प्रवाहिका और गुरुवंश तीनों। सुश्रुत चिकित्सा 38 का रेफरेंस। रक्त अतिसार, प्रवाहिका और गुदभ्रंश। जीपीआर या जीआरपी कुछ भी याद रखना। जीआरपी याद रखना, ग्रुप। जीआरपी ग्रुप। तो पिच्छा बस्ती का एक ग्रुप होता है डिसऑर्डर का। ग्रुप मतलब गुदभ्रंश, रक्त अतिसार और प्रवाहिका, है ना। कैसे याद रखेंगे? तो शालमली कंटक आप सबको पता है, शालमली जो होती है वो पिच्छा होती है ना। उसके जो गूदा होता है, उसका जो वो अंदर का मटेरियल होता है उसको पिच्छा बोलते हैं, जो स्तंभक होता है। क्षीर, छौद्र और रक्त तीनों चीज पिच्छिल होती है, ऐसा याद रखना। क्षीर भी, छौद्र भी और रक्त भी, तीनों चीज पिच्छिल होती है। इसलिए क्षीर छौद्र रक्त किसमें मिलेगा? पिच्छिलता जहां पर क्रिएट करना है वहां पे, ऐसा याद हो जाएगा। माधु तैलिक नाम से क्लियर है, माधु और तैल इसमें प्रधान मात्रा में रहते हैं। तो राजा तथा तत्सम व्यक्तियों, स्त्री, सुकुमार, शिशु, वृद्धों में दोष हरण एवं बलवर्णिक वृद्धि हेतु। तो राजा या तत्सम व्यक्तियों में कौन सी रहती? माधुतैलिक। माधुतैलिक बच्चों के प्रयोग काल में सवारी, स्त्री सेवन, भोजन पान का निषेध नहीं रहता, क्योंकि केवल क्या है? मधु और तेली तो है, ऐसा याद रखना। मधु और तेली तो दे रहे हैं तो उसमें क्या दिक्कत है? कोई परिहार या परहेज करने की जरूरत नहीं है, ऐसे ही ले लो। मात्रा मधुतैलिक बच्ची की सामान्य मात्रा 9%, बहुत इंपॉर्टेंट है, रट लो बिल्कुल। याद कैसे रखेंगे? कोई मधु में तेल मिला के अगर आपको दे पीने को तो आप उसको नो बोलते हो, क्या बोलोगे? नो। कोई मधु में तेल मिला के पीता है क्या? बोले तो नो करके मना कर देते हो। तो 9% मात्रा है मधु तैलिक की। गुड़ तैलिक बस्ती कल्याण कारकम, वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी कहीं का रेफरेंस है। इसको कल्याण कारकम बोला है, गुड़ और तैलिक। कल्याण, कल्याण जब करते हैं तो क्या खाते हैं अपन? गुड़ खाते हैं ना। गुड़ खा के कल्याणकारक काम का शुभारंभ होता है, ऐसा याद रखना। तो गुड़ तैलिक बस्ती। अब घटक द्रव्य क्या क्या है मधु तैलिक के? तो मधु तैल तो है ही, मधु और तैल दोनों समान मात्रा में है। एरंड मूल क्वाथ मधु तैल के समान है ना। इतना ही मधु तैल की क्वाथ के समान एरंड मूल क्वाथ लेना है। शतपुष्पा आधा पल, मदन फल एक पल, एक मदन फल केवल एक पल नहीं, और सेना नमक चौथाई पल। तो क्या यार कैसे याद रखते हैं? कंटेंट मधु तेल तो रहेगा ही, माधु तैलिक है तो, है ना। और एसएमएस लिख लो यहाँ पे, एसएमएस। एसएमएस मतलब सतपुष्पा, मदन फल, सेंधा फल। बोल दो, बोलो बोलो।
है ना। कैसे याद रखते हैं, मधु तेल तो नाम ही है तो मधु तेल है ही, एरंड मूल क्वाथ और है उसमें मधु तेल के समान, और एसएमएस, एसएमएस मतलब सतपुष्पा, मदन फल और सेंधा नमक। कैसे, सतपुष्प आधा, मदन फल एक लेना है, सेंधा नमक तो अपन चौथा ही लेते हैं, जरा सा नमक डालते हैं। तो सतपुष्प आधा फल, मदन फल एक और सेंधा नमक चौथाई, ये मधु तेल के घटक द्रव्य हो गए। एसएमएस मधु तेल है और एरंड मूल क्वाथ बस याद है। युक्त रथ बस्ती आती है एक, युक्त रथ बस्ती में देखो क्या है, वचा मधुक तैलम च क्वाथम सरस सैंधवम पिपली फल संयुक्तो बस्ती युक्त रथ स्मृत। वेरी इंपॉर्टेंट, घटक द्रव्य क्या है, पिपली, मुलेठी, बचा, तेल, मदन फल, कल्क, मानसरस, सेंधा नमक। प्रयोग सवारी काल में, नाम ही उसका युक्त रथ है, मतलब प्रयोग कब करेंगे, जब कहीं ट्रैवल कर रहे हो आप और बस्ती लेनी है तो कैसी बस्ती लोगे, रथ वाली, रथ मतलब रथ से ट्रैवल करते हैं, है ना, युक्त रथ बस्ती। कंटेंट पिपली मुलेठी हाँ, इसकी ट्रिक लिखो, युक्त रथ, रथ किसका आता है, ऐसा याद रखना कि पीएम साहब का, पीएम मतलब प्रधानमंत्री का रथ चल रहा है, तो एक आदमी बोल रहा है पीएम को, यहां लिखो ऊपर, पीएम को बचाना है तेरे, एमएमएस भेजो, मतलब रथ जहां से आ रहा है वहां का एमएमएस भेजो तो मैं देख के बताऊंगा कि आगे रास्ता क्लियर है कि नहीं, ऐसा होता ना। तो पीएम को बचाना है तेरे, एमएमएस भेज, पीएम मतलब होता है पिपली मुलेठी, बचाना है तेरे मतलब बचाओ तेल, एमएमएस मतलब क्या होता है, मानसरस, मदन फल और सेंधा नमक। तो पीएम को बचाने के लिए अपन क्या भिजवा रहे हैं, एमएमएस। पीएम के रथ को देखने के लिए अपन एमएमएस से देखते हैं ना, भैया क्या है, सीसीटीवी फुटेज कहाँ है, इसको कवर कहाँ है, रथ कैसा चल रहा है, आगे रास्ता क्लियर है कि नहीं, तो आगे की चीज कैसे दिखेगी, रथ के आगे की, एमएमएस के थ्रू, आगे से अपन एमएमएस बुलवाते हैं। तो पीएम को बचाना है तेरे, एमएमएस भेज, पिपली मुलेठी बचा तेल तेरे, एमएमएस मतलब मदन फल, मानसरस इंपॉर्टेंट है, और एस मतलब सेंधा नमक। तो रथ से याद रखना कि रथ किसका चलता है, पीएम का, और पीएम को बचाना है तो क्या करना पड़ेगा, एमएमएस भेजना पड़ेगा आगे का, ऐसा याद रखना। पीएम को बचाना है तेरे, एमएमएस भेज। उसके बाद आती है सिद्ध बस्ती। अब सिद्ध बस्ती में देखो क्या है, यवकोल कुलत्था नाम क्वाथो माक्षिका मधु ससैंधव समास आया सिद्ध बस्ती रीति स्मृता। घटक द्रव्य क्या है, यवकोल कुलत पिपली मधु सेंधा नमक मुलेठी, बहुत इंपॉर्टेंट है ना। इसको कैसे याद रखेंगे, पहली चीज तो ये अच्छे से याद रख लो कि यव कोल कुलत तीनों अन्न पदार्थ है या अन्न द्रव्य है, तो अन्न द्रव्य से युक्त बस्ती कौन सी होती है, सिद्ध बस्ती, ये याद रखने की बात है। यव कोल कुलत, यव कोल कुलत तीनों अन्न द्रव्य हैं, और अन्न द्रव्य युक्त व्यक्ति बस्ती कौन सी, सिद्ध, क्योंकि सिद्ध आदमी कब होता है, जब वो अन्न खाता है, अन्न खाने से आदमी सिद्ध होता है ना। सिद्ध व्यक्ति कौन होता है, जो अन्न खाता हो, बस। तो अन्न वाली बस्ती सिद्ध बस्ती हो गई, अन्न तीन है, अब कुलकुलत। अब आगे कंटेंट कैसे याद रखेंगे, सिद्ध बस्ती के ऊपर अपन ने रथ चल रहा था पीएम का, तो एमएमएस बुलाया था कि पीएम को बचाना है तेरे, एमएमएस भेज। अब क्या हुआ, सिद्ध हो गया कार्य, सिद्ध हो गया मतलब पीएम बच गया, तो अब आदमी क्या बोलता कि पीएम से मिलवाओ। अब हमने पीएम को बचाया है, बोले कार्य सिद्ध हो गया, तो पीएम से मिलवाओ, मतलब पीएम मतलब पिपली मधु है ही, पिपली मुलेठी है ही, से मतलब सेंधा, मिलवाओ मतलब मधु हो, मधु हो गया यहाँ पे, ऊपर मधु नहीं था, है ना, ऐसे याद रखना है। तो पीएम से मिलवाओ, तो पीएम से मिलवाओ किसकी ट्रिक होगी, जब काम सिद्ध होगा तभी तो मिलेगा आदमी, और रथ चल रहा है मतलब पीएम से पीएम को बचाना है तेरे, एमएमएस भेज, एमएमएस भेज के अपन पीएम को बचा रहे थे, और जब बच गया, जब सिद्ध हो गया काम, तो अपन उससे बोला पीएम से मिलवाओ, से मतलब सेंधा, पिपली मतलब पिपली, एम मतलब मुलेठी है, मिलवाओ से बस मधु चेंज है, ये याद रखना, ठीक। वहां एमएमएस से मदन फल, मास्टर और सेंधा नमक था, यहाँ पे मिलवाओ से मधु है। लेखन बस्ती में कुछ खास नहीं है, क्योंकि नाम से ही क्लियर है, लेखन है, लेखन कैसी होगी, त्रिफला, गौमूत्र, छौद्र, क्षार, समायुता।
छौद्र क्षार अलग है, छौद्र और क्षार दोनों ही लेखन करने वाले हैं, आपको सबको पता है। छौद्र मतलब मधु लेखन करता है, क्षार लेखन करता है। तो छौद्र क्षार गौमूत्र और त्रिफला देख के समझ जाना कि लेखन कार्य करेगी ये। उष्कादि प्रतिवापय इंपॉर्टेंट है, उष्कादि प्रतिवापय बस्तियों लेखना से बताओ कौन से गण का प्रतिवाप देना है, उष्कादि। तो उष्कादि जो होता है वो लेखन गण होता है, सब द्रव्य जो होते हैं उसमें कैसे होते हैं, लेखन होते हैं, उष्ण और तीक्ष्ण होते हैं, अच्छे से याद रखिएगा। तो उष्कादि प्रतिवापई बस्तियों लेखना स्मृता, है ना। उषा, तो उषा लिखती है, ऐसा याद रख लो, उषा जो है वो लिखती है। तो लेखन बस्ती में किस द्रव्य किस गण का प्रतिवाप है, उष्कादि का, तो उषा लिखती है। बाकी त्रिफला गौमूत्र तो छौद्र चार पढ़ के समझ में आ जाएगा। अच्छा, एक और बात याद है, क्षीर छौद्र और रक्त तीनों पिच्छिल थे इसलिए पिच्छा बस्ती में थे, ये भी याद रखना, है ना। अब आते हैं ब्रहण बस्ती, तो ब्रहण द्रव्यों का क्वाथ ले लो, मधुर गण की औषधियों का कल्क ले लो, सर्पी और मांस रस ले लो। पढ़ के समझ में आ रहा है, याद करने की जरूरत नहीं। सर्पी मांस रस दोनों ब्रहण करने वाले हैं ना, तो मधुर गण ब्रहण द्रव्य और सर्पी मांस रस, बस। पंच प्राश्रुत की बस्ती, याद करिए, एक पंच प्राश्रुत की पेया आई थी, स्नेहन जब पढ़ रहे थे, वहां पंच प्राश्रुति की पेया थी, वहां पे क्या था, चारों स्नेह द्रव्य ले रहे थे, तेल वसा मज्जा घृत, एक एक प्रश्रुत, और एक ले रहे थे टंडुल, तो वो मिला के हो गया था पांच प्रश्रुति की पेया, वो पेया थी, है ना। ये क्या है, पंच प्रश्रुति की बस्ती है। तो यहाँ पे देखो क्या क्या है, मधु घृत तेल तीनों एक एक प्रश्रुत, और दुग्ध लेना है दो प्रश्रुत, वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये भी हो गया ना पांच, भाई दो प्रश्रुत दुग्ध और एक एक प्रश्रुत मधुघृत तेल, तो तीन दो पांच प्रश्रुत की हो गई, तो पांच प्रश्रुत की बस्ती। ये वातनाशक और बल्ले होती है चरक सिद्धि 8 का रेफरेंस, चरक सिद्धि 8, है ना। तो मधुघृत तेल एक एक, दुग्ध दो। वहां पे क्या था पंच प्रश्रुत की पेया में, चार चीज थी एक एक प्रश्रुत, तो पांच चीज थी, तो चार तो स्नेह होगा और एक टंडुल मिलाया था अपन ने। चावल में अपन घी मिला के पीते हैं, ऐसा याद रखना, चावल में घी मिला के खाते हैं, तो इसलिए पेया में क्या था, स्नेह वाले पार्ट में टंडुल था, यहाँ पे दूध है क्योंकि दूध की बस्ती देते हैं, दूध कहाँ जाएगा, बस्ती में। एक यापना बस्ती आती है, यापनाश बस्ती सर्वकालम देया, बहुत बार पूछा है, डैश बस्ती सर्वकाल देया, इतना लिख देता है वो। अब सर्वकाल में आपको ऑप्शन में देगा मात्रा, अनुवासन, स्नेह, निरूप, यापना, कोई लगा ही नहीं पाता। तो याद कैसे रखना है, देया, या को अंडरलाइन करो, या मतलब या, और या देया का या, तो सर्वकाल देया मतलब यापना, ऐसा याद रखना, सर्वकाल देया यापना, या से यापना। सभी कालों सभी ऋतु में दे बस्ती, यापना बस्ती की व्यापक इंपॉर्टेंट है, संख्या वाइज 8 रोग जो होते हैं वो यापना बस्ती की व्यापक है, 8, भूलना नहीं है 8 को। यापना की बापत कितने, या पे 8, 8, ठीक। क्षार बस्ती गौमूत्र 8 फल इमली गुड़ सौंफ सेंधव प्रयोग आमवात हर है, चक्रदत्त ने बताया आमवात, क्योंकि चक्रदत्त नहीं बताया, चरक ने तो बताया नहीं आमवात, तो क्षार बस्ती नाम से क्लियर है। गौमूत्र है इसमें 8 फल, उसके बाद इमली गुड़ सौंफ और सेंधव, देखो क्षार बस्ती है, बस क्षार है ही नहीं, इमली स्वरस गुड़ सौंफ और सेंधव। तो क्या ट्रिक है इसकी, गो इस गली धीरे धीरे, लिख लो, गो इस गली धीरे धीरे, नहीं, गो इस गली सीधे सीधे, ऐसा है, वो धीरे धीरे नहीं है, गो इस गली सीधे सीधे। छार बस्ती है ना, हम बात में दे रहे हैं छार, तो पूछता है आदमी कि भैया छार बस्ती किधर मिलेगी, तो अपन बोलते हैं उसको कि छार कहाँ मिलेगा, तो गो इस गली सीधे सीधे, गो मतलब गोमूत्र, इस मतलब इमली, गली मतलब गुड़, सीधे सीधे मतलब सेंधव और सौंफ, दो चीज है इसमें। प्रयोग आम बात का है, पता है सबको। वैतरण बस्ती भी ऐसी आती है, यहाँ पे गौमूत्र एक कुड़व है, दोनों में मात्रा याद रखना गौमूत्र की। क्षार में 8 फल, तो वैतरण में
एक कुड़ो, वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पे क्या हो गया, तेल सेंधव आ गया, ऊपर क्या था, सौंफ था। बस सौंफ और तेल का फर्क है, याद कैसे करेंगे। वैतरण बस्ती है, वैतरण। अब वैतरण जो है वो आड़ा टेढ़ा नाम है ना, छार जो था वो सीधा सीधा नाम था, दोनों को अलग से याद रखना। छार जो था वो सीधा नाम था, इसलिए गो इस गली सीधे सीधे, लेकिन वैतरण जो है वो टेढ़ा नाम है, तो गो इस गली तिरछे से, ऐसा याद रखना। तिरछा नाम है, टेढ़ा नाम है, तो इसलिए गो इस गली टेढ़े से। मतलब गौमूत्र तो ठीक है, इस गली मतलब इमली 1600 गुड़ भी ठीक है, तिरछा मतलब तेल हो जाएगा यहाँ पे, और से मतलब सेंधव। प्रयोग क्या हो गया वैतरण का, शूल अनाह और आमवाद तीनों चक्रदत्त ने दिया। शूल अनाह भी है आमवाद के साथ, चार में केवल आमवाद। शूल अनाह के साथ आमवाद कौन सी होती है, वैतरण। देखो लिखा है छार वस्ति भुक्ते चापी प्रदीयते, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, वैतरण के लिए लिखा है। वैतरण छार वस्ति दोनों, वैतरण और छार दोनों ही बस्ती कैसी दिख रही है आपको, अनुवासन है कि निरू है। अरे निरू ही है ना। फिर भी देखो वैतरण बस्ती और छार बस्ती भोजन के बाद प्रयुक्त करते हैं, जबकि अनुवासन बस्ती का काल क्या होता है, अनुवासन बस्ती का काल होता है भोजन के बाद, है ना। लेकिन ये दो बस्तियां ऐसी हैं वैतरण और छार, जो निरू होते हुए भी भोजन के बाद देते हैं, जबकि निरू का एग्जैक्ट काल क्या होता है, जीर्णान्न अवस्था। निरू का काल बताते हैं जीर्णान्न अवस्था। फिर भी वैतरण और छार दो बस्ती ऐसी हैं जो भोजन के बाद दी जाती है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये आपका निरू बस्ती पूरा खत्म हुआ, ठीक। और अनुवासन कल से खत्म कराता हूँ फटाफट, एक दिन का है अनुवासन, कल नष्ट कर लेंगे अपन, ठीक।